नमस्कार सर। आज की करंट अफेयर्स में क्या खास है? नमस्कार। आज हम केंद्रीय सूचना आयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सीआईसी का गठन कब और किसके तहत हुआ था? सीआईसी का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत हुआ था। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में को शामिल होते हैं? समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इन आयुक्तों की योग्यता क्या होनी चाहिए? इन्हें कानून, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। क्या वे किसी राजनीतिक पद पर रह सकते हैं? नहीं, वे विधायक या सांसद नहीं हो सकते, न ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े या कोई व्यवसाय कर सकते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? सीआईसी या आईसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। क्या उनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है? नहीं, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अगर दुर्व्यवहार या अक्षमता हो तो क्या प्रक्रिया है? दुर्व्यवहार या अक्षमता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की जांच और सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। सीआईसी के क्या कार्य हैं? सीआईसी नागरिकों से सूचना अनुरोधों को अस्वीकार करने या अपूर्ण जानकारी पर शिकायतें प्राप्त करता है और जांच करता है। क्या सीआईसी के पास अदालत जैसी शक्तियां हैं? हाँ, सीआईसी के पास सिविल कोर्ट के बराबर अर्धन्यायिक शक्तियां हैं, जिसमें व्यक्तियों को बुलाना शामिल है। क्या सीआईसी सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकानवे की जांच कर सकता है? हाँ, सीआईसी किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जो किसी भी आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में हो। सीआईसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? सीआईसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। आरटीआई अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंचने का अधिकार देना है। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 ने क्या बदलाव किए? इसने आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया। इस संशोधन से सीआईसी की स्वतंत्रता पर क्या चिंताएं नहीं? इससे कार्यकारी प्रभाव की चिंताएं बढ़ी हैं, जो सीआईसी की अर्धन्यायिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती हैं। सीआईसी के सामने एक प्रमुख चुनौती क्या है? एक बड़ी चुनौती सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी और समय पर न होना है। क्या कोई अदालती मामला इस पर हुआ है? हाँ, अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ मामले में अधिक पारदर्शिता का निर्देश दिया गया था। नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी के अलावा और क्या चिंताएं नहीं? आयुक्तों के पदों पर रिक्तियां और अपर्याप्त स्टाफ भी सीआईसी की प्रभावशीलता को कम करते हैं। सीआईसी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? समय पर और पारदर्शी नियुक्तियां, डिजिटल केस प्रबंधन और सख्त प्रवर्तन शक्तियां आवश्यक हैं। प्रवर्तन शक्तियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है? लोक प्राधिकरणों के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सख्त दंड और एक अनुपालन ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। क्या सीआईसी प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र है? नहीं, सीआईसी कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के लिए कार्यकारी पर प्रशासनिक रूप से निर्भर है। अगली खबर क्या है? आज 54वीं विजय दिवस की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। युद्ध कब समाप्त हुआ था? युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ, जब ढाका में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट का लॉन्च। ऑपरेशन सर्चलाइट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बंगाली बलों को निरस्त्र करना और आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार या खत्म करना था। इस ऑपरेशन की क्या परिणाम हुए? इसके कारण लाखों लोगों की मौत हुई और लगभग 10 मिलियन शरणार्थी भारत आए। इस युद्ध की रणनीतिक नेतृत्व किसने की? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया। युद्ध के परिणामस्वरूप किस देश का गठन हुआ? बांग्लादेश का गठन हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था।
यह आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा था। हाँ, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। भारत पाकिस्तान के बीच बाद में क्या समझौता हुआ? दोनों देशों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे संघर्ष समाप्त हुआ। अब अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है एंथ्रोपोस और शहरी पक्षियों का विकास पर। एंथ्रोपोजा क्या है? एंथ्रोपोज मानव गतिविधि का एक वैश्विक अस्थायी धीमापन है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। इसका पक्षियों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने शहरी पक्षियों में तेजी से रूपात्मक परिवर्तन देखे, जैसे चोंच का आकार बदलना। क्या यह बदलाव स्थायी है? नहीं, जैसे ही मानव गतिविधि वापस आई, शहरी चोंच का आकार फिर से दिखने लगा। पक्षियों में चोंच का आकार क्यों बदला? महामारी के दौरान मानव भोजन पर निर्भरता कम होने पर लंबी प्राकृतिक चोंच वाले पक्षी जीवित रहे। इस अध्ययन का निष्कर्ष क्या है? यह दर्शाता है कि मानव उपस्थिति वन्य जीवों में तेजी से विकासवादी परिवर्तनों को प्रेरित कर सकती है। क्या विकास में इतना कम समय लगता है? यह अध्ययन बताता है कि विकास को सहस्राब्दियों की आवश्यकता नहीं है, मजबूत चयनात्मक दबाव में यह कुछ पीढ़ियों में हो सकता है। क्या ऐसे ही प्रभाव अन्य वन्य जीवन पर भी देखे गए? हाँ, वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ी और वे शहरों के करीब देखे गए। यह किस अवधारणा को पुष्ट करता है? यह मानव प्रेरित विकास की अवधारणा को पुष्ट करता है। अगली खबर क्या है? गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने का एक शोध है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उपग्रहों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर का परीक्षण करना है। ये कब तक प्रयोगात्मक लॉन्च की योजना है? 2027 तक पहले प्रायोगिक लॉन्च की योजना है। ये डेटा सेंटर कैसे काम करेंगे? ये निरंतर सौर विकिरण का उपयोग करके कंप्यूटिंग सिस्टम को शक्ति देंगे। डेटा को प्रोसेस करने का तरीका क्या होगा? डेटा को सीधे अंतरिक्ष में प्रोसेस किया जाएगा, पृथ्वी पर भेजने के बजाय। इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा? इसमें गूगल के एआई चिप्स और लेजर आधारित संचार का उपयोग किया जाएगा। इन डेटा सेंटरों का क्या महत्व है? ये पृथ्वी आधारित डेटा सेंटरों पर ऊर्जा का बोझ कम करेंगे। क्या यह पर्यावरण के लिए बेहतर है? हाँ, यह जलवायु अनुकूल कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा। क्या यह डेटा संप्रभुता से संबंधित है? यह डेटा संप्रभुता बाधाओं के संभावित समाधान प्रदान कर सकता है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर किन चुनौतियों का सामना करेंगे? हार्डवेयर को विकिरण, निर्वात और तापमान की अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगले विषय पर आते हैं। अगला विषय है भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का। 2025 के अंत तक इस क्षेत्र का आकार क्या रहा? भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2014 में यह कितना था? 2014 में यह 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2030 तक क्या लक्ष्य है? 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। इस क्षेत्र की प्रमुख प्रगति क्या है? स्वास्थ्य सेवा नवाचार, उच्च उत्पादकता वाली जीन उत्पादित फसलें और अंतरिक्ष जैव निर्माण शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने वाली प्रमुख पहलें क्या है न? राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क, बायो ई3 नीति और नियामक सुधार शामिल हैं। राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वदेशी जैव निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। बायो ईथी नीति के तहत कौन से क्षेत्र शामिल हैं? जैवाधारित रसायन, सटीक जैव चिकित्सा और जलवायु चीली कृषि जैसे क्षेत्र। कृषि में क्या नवाचार हुए हैं न? जीन उत्पादित फसलें जैसे विटामिन ए युक्त चावल की किस्म और सूखा सहिष्णु किस्में विकसित की गई हैं। क्या चिकित्सा अनुसंधान में भी प्रगति हुई है? हाँ, स्वदेशी या संचालित मॉडल, संक्रामक रोगों के लिए डेटाबेस और भ्रूण विकास पर शोध शामिल हैं। क्या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर कोई प्रगति हुई है? हाँ, यीस्ट स्ट्रेन के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उन्नत बीज किस्मों के हस्तांतरण हुए हैं। अगले विषय पर चलते हैं। अगला विषय भारतनेट परियोजना है, जो ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने का प्रयास करती है। भारतनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह परियोजना किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करती है? यह एक राष्ट्रव्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण कर रही है। इससे कौन कार्यान्वित कर रहा है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल। भारतनेट का संशोधित कार्यक्रम क्या है?
एबीपी नेटवर्क लचीलापन और सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन और संचालन में सुधार करता है। एबीपी में क्या सुधार शामिल है ना? इसमें रिंग टोपोलॉजी, ऑन डिमांड फाइबर कनेक्टिविटी और रियल टाइम फॉल्ट डिटेक्शन शामिल है। भारतनेट से ग्रामीण क्षेत्रों को क्या लाभ होगा? यह ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता को सक्षम करेगा। क्या भारतनेट की कार्यान्वयन में कोई चुनौतियां नहीं ना? हाँ, इसमें निष्पादन में देरी, सेवा गुणवत्ता और स्थिरता की समस्याएं शामिल हैं। अगला विषय है DH64 माइक्रो प्रोसेसर। DH64 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। इसका डिजाइन किसने किया है? इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने डिजाइन किया है। यह किस कार्यक्रम का परिणाम है? यह माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह एक डुल कोर प्रोसेसर है जिसमें उन्नत निष्पादन क्षमताएं हैं। इसके संभावित अनुप्रयोग क्या हैं? इसका उपयोग सुरक्षित संचार, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा प्रणालियों और IoT में हो सकता है। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की तकनीकी संप्रभुता को बढ़ाता है और आयातित प्रोसेसर पर निर्भरता कम करता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाने की क्या चुनौतियां नहीं? इसमें विनिर्माण को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को परिपक्व करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल है। अगला विषय है प्रधानमंत्री का 3 देशों का दौरा। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा किया। ओमान यात्रा का क्या महत्व था? ओमान यात्रा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। ओमान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? भारत ओमान संबंध दशकों पुराने हैं, जो ऐतिहासिक समुद्री व्यापार पर आधारित हैं। ओमान यात्रा के दौरान क्या प्रमुख समझौते हुए? भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता / मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत प्रमुख एजेंडा थी। इस यात्रा का व्यापक विदेश नीति से क्या संबंध है? यह पश्चिम एशिया अफ्रीका गलियारे के प्रति भारत की बढ़ी हुई पहुंच को दर्शाता है। अगला विषय है भारतीय सेना अभ्यास तेजस साइक्लोन है। यह भारत और यूए के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? यह अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का फोकस क्या है? इसका फोकस पारंपरिक संचालन, शहरी युद्ध और शांति समर्थन संचालन पर है। इसमें भारतीय सेना की कौन सी यूनिट भाग ले रही है? इसमें मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक टुकड़ी भाग ले रही है। इस अभ्यास के क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाना और सैन्य सामरिक संबंध मजबूत करना है। यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा में कैसे योगदान देता है? यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है, विशेषकर शांति अभियानों के लिए। अगली खबर सेना उड्डयन के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर से संबंधित है। भारतीय सेना को AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है। यह हेलीकॉप्टर किस स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे? इन्हें 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर सेना की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएंगे? ये सेना की लड़ाकू उड्डयन क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे, खासकर सामरिक मारक क्षमता में। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही अपाचे है ना? हाँ, भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है। AH-63 अपाचे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें हेलफायर एंटी टैंक मिसाइलें, स्टिंगर A2 एयर मिसाइलें और लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार जैसी उन्नत क्षमताएं हैं। क्या यह ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है? हाँ, यह उन्नत ड्रोन नियंत्रण क्षमताओं से लैस है। यह भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में कैसे फिट बैठता है? यह सटीक मारक क्षमता को बढ़ाता है और स्वदेशी प्लेटफार्मों जैसे LCH प्रचंड का पूरक है। अगली खबर रामप्पा मंदिर से संबंधित है। भारत की यूनेस्को स्थायी प्रतिनिधि ने तेलंगाना के रामप्पा मंदिर का दौरा किया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के दौरान हुआ था। मंदिर का नाम रामप्पा क्यों नहीं? मंदिर का नाम इसके मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। मंदिर की निर्माण तकनीक क्या थी? इसका निर्माण सैंडबॉक्स तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जो इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाता है। क्या यह किसी विशेष ईंट का उपयोग करता है? इसमें इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें इतनी हल्की हैं कि पानी पर तैर सकती हैं।
इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगली खबर डायबेक रोग के बारे में है। यह रोग नीम के पेड़ों को प्रभावित कर रहा है और मुलुगु स्थित एफकाई इसकी जांच कर रहा है। यह रोग किस कब से होता है? यह फाइटोप्थोरा जीनस के कवक के कारण होता है। यह भारत में पहली बार कब देखा गया था? इसे 1990 के दशक में उत्तराखंड के पास पहली बार रिपोर्ट किया गया था। यह कैसे फैलता है? यह मिट्टी, कीचड़, पानी और जड़ों के संपर्क से फैलता है। क्या इसका कोई ज्ञात इलाज है? वर्तमान में इस रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। रोकथाम के क्या उपाय हैं? रोकथाम के उपायों में छंटाई, रासायनिक उपचार और जैविक नियंत्रण शामिल हैं। अगली खबर बेल्लोग पक्षी अभयारण्य से संबंधित है। यह अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। यह किस प्रकार के पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है? यह निवासी और प्रवासी दोनों पक्षियों के लिए एक प्रजनन स्थल है। इसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला? इसे 2022 में एक संरक्षित रामसर साइट नामित किया गया था। यहाँ कौन से प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं? उत्तरी पीटेल, उत्तरी शोवेलर, गार्गेनी जैसे कई प्रवासी पक्षी यहाँ देखे जाते हैं। अगली खबर प्रोजेक्ट मौसम के बारे में है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला है। प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री नेटवर्क के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 39 हिंद महासागर के तटीय देश शामिल हैं। अगली खबर मालदीव के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एकता 2023 के बारे में है। यह भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री और तटीय वातावरण में परिचालन तालमेल को बढ़ाना है। यह 2017 से आयोजित हो रहा है। हाँ, यह अभ्यास 2017 में पहली बार शुरू हुआ था। अभ्यास एकता 2023 का कौन सा संस्करण था? यह अभ्यास का 8वां संस्करण था। अभ्यास के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हैं? इसमें लड़ाकू और तकनीकी डाइविंग, विशेष बलों की रणनीति और बार बार होने वाले संचालन शामिल हैं। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति से कैसे जुड़ता है? यह भारत की पड़ोसी प्रथम और महासागर सभी के लिए सुरक्षा और विकास का आपसी और समग्र संवर्धन नीतियों के अनुरूप है। अगली खबर भारत में प्रवासन के बारे में है। भारत की 37.7% आबादी प्रवासी है, जिनमें से 99% आंतरिक प्रवासी हैं। क्या प्रवासन मुख्य रूप से एक घरेलू मुद्दा है? हाँ, यह मुख्य रूप से एक घरेलू शासन चुनौती है। प्रवासियों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? लगभग 68-70% प्रवासी महिलाएं हैं, जो ज्यादातर विवाह के कारण हैं। पुरुष प्रवासियों का मुख्य कारण क्या है? लंबी दूरी के पुरुष प्रवासन का मुख्य कारण रोजगार है। प्रवासन का शहरीकरण से क्या संबंध है? शहरी क्षेत्र भारत के जीडीपी का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं, जिससे ग्रामीण शहरी प्रवासन तेज होता है। प्रवासियों के शहरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवासी आर्थिक रूप से केंद्रीय होते हुए भी राजनीतिक रूप से कम प्रतिनिधित्व पाते हैं। प्रवासियों के मतदान अधिकारों से संबंधित क्या चुनौती है? प्रवासी अक्सर दूरी, दस्तावेजीकरण की कमी और काम की बाधाओं के कारण वोट नहीं डाल पाते। क्या प्रवासियों के लिए कोई विशेष मतदान तंत्र है? सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों के विपरीत कोई राष्ट्रव्यापी प्रवासी मतदान तंत्र मौजूद नहीं है। संघवाद पर प्रवासन का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवासन राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन को बदल रहा है। क्या प्रवासन सामाजिक और सांस्कृतिक आयामन को भी प्रभावित करता है? हाँ, यह भाषा, संस्कृति को बदलता है और राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करता है। प्रवासियों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सुरक्षित, अनुपस्थित, दूरस्थ या पोर्टेबल मतदान मॉडल और शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करना आवश्यक है। अगली खबर अरावली रेंज के संरक्षण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की है और नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। अरावली रेंज का पारिस्थितिक महत्व क्या है? यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। यह जल सुरक्षा में कैसे योगदान करती है? यह जलीय प्रणालियों का समर्थन करती है और चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों के लिए स्रोत क्षेत्र है।
खनन से अरावली को क्या नुकसान हुआ है? 4 दशकों के खनन ने पर्यावरण विखंडन, धूल प्रदूषण और भूजल की कमी को बढ़ाया है। अदालत की सिफारिशों में इनके प्रमुख बिंदु थे। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्ण खनन निषेध और कुल पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण खनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध अक्सर अवैध खनन सिंडिकेट को बढ़ावा देता है। अरावली संरक्षण के लिए क्या प्रबंधन योजना है? इसमें पूर्ण निषेध क्षेत्र, विनियमित खनन क्षेत्र और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन शामिल है। अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट क्या है? यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में हरित आवरण का विस्तार करने की एक परियोजना है। अगली खबर वैवाहिक बलात्कार के अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 63 वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखती है। यह अपवाद संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है? यह अनुच्छेद 14 समानता और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। महिला उनके यौन हिंसा के अनुभव पर क्या डेटा है? एनएफएचएस 5 डेटा के अनुसार 83% महिलाएं अपने पति द्वारा यौन हिंसा की रिपोर्ट करती हैं। क्या न्याय वर्मा समिति ने इस पर कोई सिफारिश की थी? हाँ, समिति ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की सिफारिश की थी। विवाह की पवित्रता का तर्क क्या कहता है? विरोधी तर्क देते हैं कि इसे आपराधिक बनाने से वैवाहिक संस्थाएं अस्थिर हो सकती हैं। क्या झूठे मामलों की चिंता वैध है? झूठे मामलों की चिंताएं दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के खिलाफ पहले की आपत्तियों को दर्शाती हैं। अदालतों का रुख क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा महिलाओं के शरीर पर वैवाहिक स्वामित्व के विचारों को खारिज किया है। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाना क्यों न आवश्यक है? यह महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और समानता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।